हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको इसकी पहली टेक्निक जो थी फंक्शनल फोरमैनशिप, वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। आज हम जो आगे की दूसरी टेक्निक्स हैं उनको पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे हमारी पहली टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। यानी इसमें टेलर ने ये बोला कि अगर आप पहले से अपने प्रोडक्ट्स का एक स्टैंडर्ड, अपने वर्क का एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं, तो उसके बाद कोई भी पर्सन जब उस काम को करता है तो वो उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से मैच होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले हर एक प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड मेंटेन करें, आप वर्कर्स की एफिशिएंसी का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करें ताकि वर्कर्स उसी एफिशिएंसी के साथ काम करें और उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को मैच करें। ठीक है, तो टेलर का ये कहना था कि अगर आप चाहते हैं कि आपके फैक्ट्री में बेटर प्रोडक्शन हो, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बने, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड मेंटेन करें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब टेलर का कहना ये था कि अगर हम ओवरऑल वर्क को, आपको मालूम है फैक्ट्री में बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे अलग अलग वर्क्स होते हैं, तो अगर उन सारी एक्टिविटीज़ को हम एक ही वर्कर से कराएंगे या एक ही वर्कर को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को देंगे तो उससे मिस्टेक हो सकती है। तो टेलर का कहना ये था कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी वर्क हो रही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और वो वर्क सिंपल होना चाहिए। तो हर वर्कर को आप वो एक स्मॉल पार्ट ऑफ वर्क प्रोवाइड करेंगे ताकि वो उस छोटे से काम को बार बार करे, फुल एफिशिएंसी के साथ करे, ताकि उस वर्क में कोई मिस्टेक ना हो पाए। ठीक है, जैसे अगर हमने मान लीजिए किसी वर्कर को मशीन 1, 2 और 3 पे काम करने को बोला, तो वो पहले कभी एक मशीन पे काम करेगा, कभी दूसरी मशीन पे काम करेगा, कभी तीसरी मशीन पे काम करेगा। तो ऐसे में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आपने उसको फिक्स कर दिया कि आपको मशीन नंबर 1 पे काम करना है, जो हमारा जो वर्क एरिया नंबर 1 है उस पे आपको काम करना है, और उसमें भी हमने उसको स्पेसिफिकली बता दिया कि उसको एक पर्टिकुलर काम ही करना है, तो वो जब उस काम को करेगा तो ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ करेगा, ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। तो इससे क्या होगा, मिस्टेक नहीं होगी। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी अलग अलग वर्कर्स काम कर रहे हैं, सभी को हम छोटा छोटा काम सौंप देंगे और वो अपने काम पे कंसंट्रेट करेंगे, और उसी काम को जब वो बार बार करेंगे तो उनसे कोई मिस्टेक नहीं हो पाएगी। तो टेलर का ये जो टेक्निक है ये बहुत ही सॉलिड मानी जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप एक ही वर्कर से सारा काम ना कराएं, हर वर्कर को आप एक छोटा छोटा काम दें और उसको वो फुल एफिशिएंसी के साथ पूरा करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेथड स्टडी। अब टेलर ने ये बोला कि जब भी आप प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको उसके अलग अलग मेथड्स को चेकआउट करना होगा। आप अलग अलग अल्टरनेटिव्स निकालिए कि किसी काम को करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। जैसे किसी चीज़ का अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो उसको हम सिर्फ मशीनों से भी कर सकते हैं, लेबर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। कुछ जगहों पे लेबर्स और मशीन दोनों को हम एक साथ लेके पर्टिकुलर काम कर सकते हैं। तो देयर आर सो मैनी मेथड्स आर अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन, और उसमें आपको एक पर्टिकुलर मेथड डिसाइड करना होगा जो सूटेबल हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक ऐसा मेथड आपको चूज़ करना होगा जिसमें कॉस्ट कम आ रही हो और जिसमें वर्क करना बहुत सिंपल हो। तो अलग अलग अल्टरनेटिव्स मैनेजर्स को पहले से चूज़ करने होंगे, और उन अल्टरनेटिव मेथड्स में से जो बेस्ट सूटेबल मेथड है उसे हम अप्लाई करेंगे अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो पहले आपको वर्क स्टार्ट करने से पहले आपको एक पर्टिकुलर मेथड डिसाइड करना है और उसी मेथड को फॉलो करते हुए वर्कर्स जो हैं वो प्रोडक्शन वर्क करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब होता है, मोशन का मतलब स्पीड। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस वर्कर को काम करने में कितना टाइम लगता है ये हम डिसाइड करें,
और किसी मशीन पे एक प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम लगता है, ये हम डिसाइड करें। इसी तरीके से हम डिसाइड करेंगे कि एक प्रोडक्ट शुरुआत से लेके आखिरी तक बनने में उसमें कितना टाइम लगता है। इसका हम पहले से ही अगर एस्टिमेशन करेंगे तो हमारा जो ओवरऑल वर्क है उसमें हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। मोशन स्टडी में हम क्या करते हैं, हम मशीन्स की स्पीड फिक्स करते हैं। कई मशीन्स ऐसी होती हैं जिसमें कन्वेयर बेल्ट पे बहुत सारा सामान एक साथ चलता चला जाता है, तो उस कन्वेयर बेल्ट की अगर आपने स्पीड ज़्यादा रखी तो वर्कर्स उसमें से जो सामान पिक कर रहा है वो उसको प्रॉपर तरीके से पिक नहीं कर पाएगा, और अगर वो कन्वेयर बेल्ट बहुत स्लो चली तो भी वर्कर को काम करने में परेशानी होगी। तो हमें उसकी क्या स्पीड रखनी चाहिए कि वर्कर्स उस पर बिना थके लगातार हाथ चलाते जाएं और काम करते जाएं, ये डिसाइड करना मोशन स्टडी का काम है। इसी तरीके से वर्कर्स किस स्पीड से काम करेंगे ये भी हम मोशन स्टडी में पढ़ते हैं। उसमें डिसाइड करते हैं कि वर्कर्स की किस स्पीड, क्या स्पीड होनी चाहिए जिसमें काम करने में वो लोग जल्दी ना थकें। अगर आप बहुत तेज़ स्पीड से वर्कर से काम कराएंगे तो वो बहुत जल्दी थक जाएंगे, और अगर बहुत धीरे धीरे काम कराएंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो बोर होकर उनसे मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पर मोशन स्टडी में हमें मशीन्स की स्पीड फिक्स करनी होती है, साथ ही साथ वर्कर्स का जो काम करने का जो स्पीड रहेगी उसको भी हमें यहाँ पर स्टडी करना होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा फटीग स्टडी। अब देखिए फटीग क्या होता है। फटीग मतलब थकान। आपको मालूम है जब वर्कर्स लगातार 8 घंटे काम करते हैं तो उसमें उनको थकान हो जाती है, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप के वर्क होते हैं, कुछ में मेंटल वर्क ज़्यादा होता है, किसी में फ़िज़िकल वर्क ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे वर्कर्स फ़िज़िकल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, जहाँ वर्किंग कंडीशन हार्श हैं, वहाँ पे वर्कर्स ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वर्कर्स को रेस्ट पीरियड देना ज़रूरी है। तो ऐसे वर्कर्स जो हार्श कंडीशन में काम कर रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा गर्मी में या बहुत ही मॉइस्चर में या बहुत ही ह्यूमिडिटी में काम कर रहे हैं तो वो जल्दी थकेंगे, तो उनको जल्दी जल्दी हमें रेस्ट देना होगा, अदरवाइज़ उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो फटीग स्टडी में हमें ये देखना होता है कि वर्कर किस तरीके का काम कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर काम को करने में वो कितनी जल्दी थकेंगे, और उन्हें उनके जो रेस्ट पीरियड है उसी हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। जैसे अगर माइंस में काम करने वाले वर्कर्स हैं तो माइंस में ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है, ऑक्सीजन की भी कमी रहती है, तो वहाँ पे वर्कर्स बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो वहाँ पे वर्कर्स से आपको बहुत देर तक काम नहीं कराना है, अदरवाइज़ वो बीमार हो जाएंगे। लेकिन जो वर्कर्स फैक्ट्री एरिया में काम कर रहे हैं या जो लोग ऑफिस एरिया में काम कर रहे हैं, वहाँ पर वो वर्क करना कंपैरेटिवली इजी होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम उनको रेस्ट पीरियड कम देंगे और रेस्ट पीरियड का टाइम भी कम होगा। जबकि हार्श कंडीशन में काम करने वाले वर्कर्स का जो रेस्ट पीरियड है वो उसके नंबर्स भी ज़्यादा होंगे और रेस्ट पीरियड का जो टाइम है वो भी ज़्यादा होगा। तो फटीग स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि वर्कर्स की एफिशिएंसी कम ना हो और वो समय टाइम टू टाइम वो रेस्ट करते जाएं और अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन करते हुए काम करते जाएं। ये हमें यहाँ पर फटीग स्टडी में देखना होता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखिए, वो है हमारा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये टेलर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड या टेक्निक थी जो बहुत अप्रिशिएट की गई। इसमें टेलर ने ये बोला कि वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए ये ज़रूरी है कि उन्हें अलग अलग रेट से उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली उनको वेजेस का पेमेंट किया जाए। तो जो वर्कर ज़्यादा एफिशिएंट होगा उसको ज़्यादा पेमेंट दिया जाए, जो वर्कर लेस एफिशिएंट है, लेस स्किल्ड है, उसको कम पेमेंट दिया जाए। तो इससे वर्कर्स ज़्यादा मोटिवेट होंगे और मोटिवेट होकर काम करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न कर सकें। तो देखिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन लिया हुआ है। मान लीजिए 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन 8 आवर्स में होता है। जनरली एक दिन में 8 घंटे काम होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड उन्होंने फिक्स किया है कि एक एवरेज एफिशिएंसी वाला पर्सन एक दिन में लगभग 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर पाता है 8 घंटे में। तो
उस कंडीशन में हम उन्हें 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट देंगे। जितना वो यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो हर यूनिट का 10 रुपीज़ का हमें पेमेंट देना है। अब यहाँ देखिए, हमने पर्सन ए लिया। अब पर्सन ए की एफिशिएंसी कम है और उसने 8 घंटों में सिर्फ 8 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन उसने किया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसको 8 यूनिट्स के हिसाब से 10 रुपीज़ के हिसाब से पेमेंट मिलेगा एंड दैट इज़ 80 रुपीज़। ठीक है। अब यहाँ देखिए, सेकंड पर्सन है जो हाईली एफिशिएंट है या ज़्यादा स्किलफुल है, तो उसने 8 आवर्स में 12 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। तो उसको जो पेमेंट मिलेगा वो 10 रुपीज़ के हिसाब से कितने यूनिट्स का मिलेगा, 12 यूनिट्स का मिलेगा। तो यहाँ पर 120 रुपीज़ जो है वो उसका टोटल पेमेंट हो गया। तो यहाँ देख के क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो लेस एफिशिएंट वर्कर है उसको लेस अमाउंट मिल रहा है, जो हाईली एफिशिएंट पर्सन है उसको हाई अमाउंट मिल रहा है। तो ये सिस्टम आज भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो किया जाता है और ऐसी कंडीशन में ये जो पर्सन ए है ये मोटिवेट होगा या अपने आप को कि अपनी स्किल्स को वो इंक्रीज़ करेगा ताकि वो भी ज़्यादा यूनिट्स का प्रोडक्शन करे और ज़्यादा पेमेंट पा सके। तो ये सिस्टम आज भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट मेथड है हमारा मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि यहाँ पर पहले क्या था, शुरू में जब प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज नहीं थी तो वहाँ वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में लगातार झगड़े चलते रहते थे, उनके बीच में बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते थे। तो धीरे धीरे ये समझ में आया, टेलर ने ये थ्योरी प्रपोज़ की कि अगर दोनों का मेंटल कंडीशन जो है, जो उनका एक दूसरे को लेके जो मेंटालिटी बन गई है, उसी को अगर हम चेंज कर दें तो वो लोग आपस में मिल के काम करेंगे और बेटर तरीके से एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो उन्होंने बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस को उन्होंने बढ़ावा दिया, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए मैनेजर्स के लिए, वर्कर्स और मैनेजर्स को साथ में बिठाकर सेमिनार्स ऑर्गेनाइज़ किए और उससे उनको ये समझ में आया कि अगर ये लोग टाइम टू टाइम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं तो ऐसे में दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट कर सकते हैं और उनके बीच में जो दूरियां हैं उसको हम कम कर सकते हैं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा तभी माना जाता है जहां पे वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है। तो यहाँ पर ये जो पहले थिंकिंग थी कि वर्कर्स, मैनेजमेंट को लगता था कि वर्कर्स प्रॉपरली काम नहीं करते, वर्कर्स को लगता था कि मैनेजमेंट उनको अननेसेसरी एक्सप्लॉइट करता है, तो इस थिंकिंग को धीरे धीरे कम किया गया। तो ये था उनका मेंटल रिवॉल्यूशन। इस तरीके से टेलर ने ये कुछ टेक्निक्स प्रपोज़ की जो आज भी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ही एक्यूरेटली अप्लाई हो सकती हैं। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है ये हमारी क्लासिकल थ्योरी है, जो हमारी पुरानी क्लासिकल थ्योरीज़ है उसमें से एक पार्ट है ये। तो यहाँ पर उनका फुल फोकस वर्कर्स पे था और उन्होंने इन सारी टेक्निक्स में ये बताया कि किस तरीके से हम वर्कर्स का जो वो है एक मेंटल डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि वो बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाए। और जब वर्कर्स बेटर तरीके से परफॉर्म करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो ये उन्होंने अलग अलग टेक्निक्स बताई थी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही अपना नोटिफिकेशन बटन भी ऑन रखिए। थैंक यू।